तो जेईई मेन 2026 में जनवरी 22 के शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल। एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में आएगा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी के डायमेंशंस निकालने थे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपका परमिटिविटी इन द वैक्यूम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर लिखता हूँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई के डायमेंशंस देखो क्या आ जाते हैं, सेम एज क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर के डायमेंशन। नाउ क्यू इज ए टी, है ना, करंट इनटू टाइम। आर इज एल स्क्वायर, एक तो ये आपको पता है, एंड टी इज टाइम गिवन है आपको। तो एप्सिलॉन नॉट ई बाय टी के डायमेंशंस क्या आ जाते हैं, ए टी बाय एल स्क्वायर बाय टी, टी कैंसिल होके ए एल -2 है। तो इस तरह का ऑप्शन रहा होगा, बताना, कंफर्म करना जो बच्चे इस शिफ्ट में गए। ओपन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर भी आता ही था, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। तो जो भी फॉर्मूले नहीं जानते ध्यान दे देना कि आपके ओपन ऑर्गन पाइप में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज एन टाइम्स वी बाय 2l, है ना। तो एन कैन बी फर्स्ट फंडामेंटल आपकी हो जाएगी वी बाय 2l, सेकेंड हार्मोनिक 2v/2l, है ना। थर्ड हार्मोनिक 3v/2l। तो ये ओपन का है, और क्लोज्ड का भी अगर आता है तो यू शुड नो दैट दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ v/4l के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, है ना। v/4l, 3v/4l जिसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, 5v/4l जो कि फिफ्थ हार्मोनिक है। तो ये फॉर्मूले याद रखना है अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है लेकिन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सिंपल है। देखो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड और सिक्स्थ हार्मोनिक का डिफरेंस दे रखा है ना। तो सिक्स्थ और थर्ड का देखो डिफरेंस क्या आएगा, 3v/2l, दैट इज गिवन टू यू एज 3200 हर्ट्ज। इसमें v निकालना था, l निकालना था, क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप निकालना था। तो कैलकुलेशन वगैरह कर लेना आप, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, है ना। 320v की वैल्यू दे रखी है और 3200 दे रखा है। तो ये 3/20 यानी कि 3 × 5 सेंटीमीटर्स में आ जाता है 15, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप छोड़ के नहीं जाना है, जेई मेन है, मतलब लिटरली आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो टॉपिक, फॉर्मूले आपके सामने है, ओके। छोड़ के मत जाओ बच्चे, सिंपल है, जेई मेन लेवल है, तो छोड़ के नहीं जाना है। लॉजिक गेट का अगेन एक क्वेश्चन आते ही जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यार लॉजिक गेट का ही आएगा हमेशा, आपको यहाँ पे डायोड्स के भी आएंगे, जिसमें आपके स्पेशल पर्पस डायोड, जिसका एक वीडियो मैंने रिसेंटली किया था 6 मिनट में, चारों डायोड मैंने पढ़ा दिए थे, वो देख जरूर लेना। ए और बी एंड हो रहा है यहाँ पे देखना, तो ए डॉट बी हो गया। फिर ए और बी का एंड का भी नॉट हो रहा है, मतलब नैंड हो रहा है एक तरह से। बेसिकली वो ए प्लस बी बार इस तरह लिख देंगे ना। तो ये अपना डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहा हूँ, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। सिमिलरली यहाँ पे सी प्लस डी और हो रहा है ना, ये और है और ये एंड है, वो माइनर फर्क भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी प्लस डी और इन दोनों का फाइनली एंड हो रहा है ना। तो y1 क्या है यहाँ पे, y1 इज द एंड ऑफ ए बार प्लस बी बार का एंड सी प्लस डी का, एंड बाद में y2 क्या है, नॉट ऑफ दैट, है ना। तो y2 इज नॉट ऑफ y1। इसको यहीं पे नॉट लगा रहा हूँ मैं, देखना इस पूरे पे अगर मैं नॉट लगा दूँ तो मेरे को डॉट को प्लस कर देना पड़ेगा और इन दोनों ब्रैकेट्स पे बार लगा देना पड़ेगा। यही डी मॉर्गन्स लॉ है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, डॉट से प्लस हो गया साइन। अब यहाँ पे ए बार प्लस बी बार का अगेन डी मॉर्गन्स लॉ से प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, और डबल बार यानी कि नेगेशन प्रॉपर्टी से ए डॉट बी ही आ जाएगा। और यहाँ पे था सी प्लस डी, तो अगेन डी मॉर्गन्स लॉ से सी बार डॉट डी बार ये आ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन था, शायद नहीं था तो भी बताना, जो बच्चे शिफ्ट में गए। कोई भी वेरिएशन है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू। इस क्वेश्चन को हमने देखो डिस्कस किया है एक अलग वीडियो में भी, जो कि रोटेशन का डिस्कशन है डिटेल में, और उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, बिकॉज इट्स अ कोलिजन बेसिकली, है ना। तो कोलिजन हो रहा है, मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है। एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते कि कोलिजन इलास्टिक या नहीं है, हमें नहीं पता, स्पेशली जब ये हिंज्ड है सेंटर पे, तो डेफिनेटली अज्यूम करना कि इलास्टिक कोलिजन है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो आप बोलोगे भाई इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो L/4 पे 2m आ रहा है, ध्यान देना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 2m v स्पीड से L/4 पे आ रहा है ना, mvr यूज कर रहे हैं हम।
तो एम वी एंड आर इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4। सिमिलरली इसका क्या L/2 है, मास क्या है एम वी L/2। और दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं बच्चा, क्योंकि दोनों सेम सेंस में, सेंटर के अबाउट दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये भी ऐसे आ रहा है ये भी ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सेंटर के अबाउट ऐड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कोलिशन सिस्टम का एक ओमेगा होगा, तो आई ओमेगा ऑफ द सिस्टम फाइनल इसका मोमेंटम हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देना, एम वी एल लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा देखना, एक तो रॉड का ml²/12 है ही है, ये रॉड का है, फिर ये वाला 2m आपका L/4 पे है, 2m L/4 पे है, और यहाँ पे m L/2 पे है, mr² लगा रहा हूँ मैं, m1r1² m2r2²। और इस पूरे का ओमेगा अपने को निकालना है या v/ओमेगा निकालना है शायद क्वेश्चन में, जो भी था एग्जैक्ट आप बता देना, जो भी बच्चे शिफ्ट में गए थे। तो ये एलसीएम लेके आपका 11/3 कुछ आता है ना, 8 मीटर्स वैल्यू भी रख के 11/3 आता है, कंफर्म करना जो बच्चे शिफ्ट में गए थे। हाँ जी, अब आइडियल गैस पे भी या आपके केटीजी पे भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो कि हर साल का ट्रेंड है, केटीजी में 25 में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये वैसे आइडियल गैस का है कि कोई भी गैस प्रोसेस फॉलो कर रही है, वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, पीवीटी चेंज हो रहे हैं उसके, है ना। तो वी नो दैट पीवीटी चेंज हो रहे हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो लगा ही सकते हैं, वेयर नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट इज एनीवेज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, तो दिस कंसेप्ट विल अप्लाई, है ना। विल डू P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 निकालना है आपको शायद, और इसमें P1 क्या है 1 एटमॉस्फेयर 60 ml, SI में कन्वर्ट मत करो क्योंकि देखो इधर भी वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है 30 ml में ही दे रखा है, और टेम्परेचर को ज़रूर SI में कन्वर्ट करो क्योंकि ये 300 केल्विन और ये 350 केल्विन विल मेक अ डिफरेंस, है ना। 27 या 77 नहीं रख सकते ऑब्वियसली, पता होगा आपको। तो P की वैल्यू इससे 7/6 एंड 14/6 या 14/3 कुछ आ जाती है, 7/3 आ जाती है, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। कंसेप्ट अपन डिस्कस कर, लाइट इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की वेवलेंथ में रिलेशन निकालना है। वी नो दैट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन प्रोसेस what happens is wavelength changes, है ना, wavelength also changes and speed also changes, but frequency remains intact. Frequency is that one thing which remains as it is, and suppose this is mu1 which is air, mu2 दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3/2, तो हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, since we know mu1 by mu2 is v2 by v1, है ना, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, c/v होता है ना, उस मीडियम का v स्पीड, तो ये मैंने लिखा है, और v2 इज λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, सिमिलरली λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मीडियम चेंज होता है तब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ये चीज़ आपको मालूम है राइट। तो ये आपका 1 और 3/2 दे रखा है, और λ2 क्या दे रखा है 520 नैनोमीटर, λ1 निकालना था। इस कैलकुलेशन से आपका 3/2 टाइम्स 520 कितना हो जाता है, 260 इंटू 3 780 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंफर्म्ड है, कुछ वैल्यूज में अगर डिफरेंस है तो बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, मतलब मल्टीपल करेक्ट जैसा फॉर्मेट है, बस 4 या 5 स्टेटमेंट कई बार होते हैं उनमें इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं ना। तो फ्रिंज विड्थ जो कि बीटा है इंक्रीज करती है क्या, स्लिट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट कांस्टेंट रख के एंड वेवलेंथ को इंक्रीज करके। तो वी नो द formula for beta which is fringe width is lambda d/d, है ना। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, है ना बच्चा, ऐसा नहीं कि वेव ऑप्टिक्स नहीं किया तो हम छोड़ देंगे, नहीं ऐसे गलती मत करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, थोड़ा फोकस लग सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है ना। तो बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजेज इफ वेवलेंथ डिक्रीजेज, ये गलत हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आपका डी क्या है, सी क्या है, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, स्लिट डिस्टेंस इज इंक्रीज, स्मॉल डी को इंक्रीज कर रहे हो और वेवलेंथ को कांस्टेंट रख रहे हो, तो डी को इंक्रीज करोगे तो बीटा डिक्रीज होगा, तो ये गलत है, एंड इंक्रीज करेगा स्लिट डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड इज करेक्ट, है ना, दिस इज करेक्ट। तो 1 and 4 अपेरेंटली आर द करेक्ट ऑप्शंस इन दिस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज गिवन। फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कई बार हेक्सागन में भी आया, इसी तरह के हेक्सागन में आया याद है, और ये पेंटागन में आया अपेरेंटली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है ना, शायद पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, बट ये वी नो फ्रॉम सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेटली जीरो, है ना, फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट बिकॉज ईच चार्ज इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कैंसल्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना।
क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेक्टर एडिशन होके वेक्टर क्वांटिटी है तो ज़ीरो हो ही जाएगा, है ना। 5 है या 6 है या 4 है, फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्री में ज़ीरो हो ही जाता है। अब आपको पोटेंशियल निकालना है एंड शायद ये डिस्टेंस दे रखा हो, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या डिस्टेंस दे रखा था, तो मैं इसको r मान के चल रहा हूँ। तो पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, 5 टाइम्स k³ r² होगा। शायद इस तरह का एक ऑप्शन था, मतलब नॉन जीरो या जीरो इस तरह के ऑप्शन नहीं थे, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। मुझे बताना या साइड की टर्म्स से भी अपन निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। यस, नॉन जीरो एंड वैल्यू शायद दे रखी थी, ये आपको आंसर करना था, है ना। v इज नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखना जो कि आपको हर साल LR सर्किट में, और LR सर्किट आ रहा है ना, तो LR सर्किट नहीं छोड़ना जो बच्चे अगली शिफ्टों में जा रहे हैं। LR सर्किट रीडिंग ऑफ द एमीटर जस्ट आफ्टर इज इंपॉर्टेंट, है ना। t=0 पे आपको LR सर्किट में क्या करंट होता है। अपने को ये ध्यान देना है कि करंट सिर्फ इस ब्रांच में जा रहा है। वाई इज द करंट गोइंग ओनली इन दिस ब्रांच? बिकॉज t=0 पे इस ब्रांच में जो कि इंडक्टर वाली ब्रांच है उसमें करंट जीरो है। वाई इज इट जीरो? Because inductor is providing the enough 9 volt and there is no current here in this branch because inductor में di by dt इनिशियली ज़्यादा होता है। तो ध्यान देने कैसे वर्क करता है, जब आप स्विच क्लोज करते हो करंट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो करंट शुरू में ज़ीरो है, लेकिन इस ब्रांच में एल डी आई बाई डी टी 9 वोल्ट है, तो वो KVL लगा के बैलेंस हो गया, है ना। KVL इस लूप में लगा, एक KVL बड़े वाले लूप में लगा, आपका यहाँ भी 9 वोल्ट यहाँ भी 9 वोल्ट बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियली करंट जीरो है। फाइनली क्या हो जाता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिखा है या स्टेडी स्टेट लिखा है, तो यहाँ पे पूरा करंट होगा, इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इनफैक्ट इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर वाली चीज़ अपन बोलता है। तो दोनों सिचुएशन पर क्वेश्चन आते हैं, ये वाला आपका जस्ट आफ्टर है। तो यहाँ पे आई करंट मान लो और KVL लगा दो इस पर, तो ध्यान देना 9 वोल्ट इज इक्वल टू 9I, I इंटू 9 ओम, I इक्वल टू 1। लिटरली ओरल क्वेश्चन है ना, तो छोड़ना नहीं है। अगर किसी को कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी याद है तो यार लगा देना, जेई मेन है तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। आप पेंडुलम का टाइम पीरियड का लेंथ के साथ ग्राफ पूछा था, तो वी नो दैट t इज इक्वल टू 2π√L/g, फॉर्मूला सभी को पता है। वी नो t² इज प्रोपोर्शनल टू L एंड वाई एक्सिस पे 1/t² शायद दे रखा था, कंफर्म करना। वाई एक्सिस को 1/t² अगर मैं रखूँ और एक्स एक्सिस पे L है, तो ये आपका आता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इस तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चा। मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेफिनेटली यू गेन मार्क्स इन देम। अच्छा इसमें 3.6 मीटर्स ही था मोस्टली, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, आप बताना क्या था। तो ये एटवुड मशीन है, मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा वाला सिंपल सिचुएशन है, जिसमें आप एक्सेलरेशन इज पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। पुलिंग फोर्स देखो क्या होता है, 2mg माइनस mg, 2mg एक तरफ है mg एक तरफ है, 2mg ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। टोटल मास क्या है 2m + m, तो ये g/3 आ जाता है ना। ओरल है ये भी कैलकुलेट करना। जैसे g/3 आ जाता है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगा दो। देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² + 2as से आपका v आपको पता नहीं है, निकालना ही है, और √2a क्या था 2g/3, अच्छा g/3 सॉरी, जी भी आपको शायद 10 देखा था इसमें, कंफर्म करना जो शिफ्ट में गए चीज़ें। और s 3.6 मीटर्स लेके चल रहा हूँ मैं, या सेंटीमीटर्स था तो भी बता देना, है ना। जी को 10 ले लो, ये 36 हो जाएगा, और ये 2 × 12 हो जाएगा, है ना। तो √24 या 6√2 नहीं 2√6 वाला इसका आंसर हो जाता है। रूट में ना भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें कमेंट में बता दें। चलिए हाइड्रोजन टाइप में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो ये भी आपका फॉर्मेट बरकरार है ना, ये वाली चीज़ें आती रहती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या आता है ना, जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है, और लाइमन सीरीज है तो मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस से। तो मैक्सिमम लाइमन में क्या है 1 और इन्फिनिटी के बीच में है देना बच्चा, ये एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तभी वेवलेंथ मिनिमम है ना। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो कि 1/r होती है, एज आई सेड 91 नैनोमीटर दे रखी है, जो कि 912 एंगस्ट्रॉम होती है ना, वही चीज़ आपको दे रखी है, जो कि हर बार कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में दे देते हैं, जो कि याद भी होती है ना, 912 याद होगी एंगस्ट्रॉम में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालनी है, तो 1/λ मैक्स, और पास्चन की निकाल रहे हैं अपन,
वही बात है, पास्चर मतलब 1 2 3 है ना, लाइमन बाल्मर पास्चर मतलब 3 लेवल में आ रहा है। और लॉन्गेस्ट कब आएगी बच्चा, जब ये डिफरेंस एनर्जी का मिनिमम होगा। तो 3 और 4 में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होता है, 3 5 में ज़्यादा होगा, 3 6 में और ज़्यादा होगा, 3 इन्फिनिटी में सबसे ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम का ये फंडा ध्यान रखना, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम है, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका आ जाता है देखो 16 माइनस 9 7 आर बाय 16 इंटू 9 एज इट इज रखो, ठीक है ना। तो लैम्डा मैक्स निकालनी थी शायद, तो इसको इन्वर्ट कर दो, 16 इंटू 9 बाय 7, 1 बाय आर की वैल्यू को 91 नैनोमीटर लिखा हूँ। ये कैलकुलेशन कुछ हम बोल सकते हैं अच्छी नहीं आ रही है, या 16 इंटू 9 144 बाय 7 को आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, ध्यान देना 144 बाय 7 इज अराउंड 20, 144 बाय 7 अराउंड 20 है, तो 90 इंटू 20 क्या हो जाएगा 1800 के आसपास आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका नैनोमीटर में मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 में था, और अप्रॉक्सीमेट में कर रहा हूँ तो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, समझ लो। ऑप्शंस फार अपार्ट है तो अप्रॉक्सीमेट करो, नेवर डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन अनलेस द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। ऑप्शंस पास पास है तो कैलकुलेट करो, वरना मत करो यार, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। अब ये या तो ये क्वेश्चन था या ये था, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, या दोनों भी हो सकते हैं, बताना जो इस शिफ्ट में गए। ये फर्स्ट बाल्मर लाइन क्या होती है बच्चा, बाल्मर की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, बाल्मर है तो 1/2 स्क्वायर में आ रहा है, और 3 से आ रहा है तो पहली लाइन, है 3 से आ रहा है तो पहली लाइन, 4 से आ रहा है तो दूसरी लाइन, उस तरह से 5 से 2 में आ रहा है तो थर्ड लाइन, है ना। तो दिस इज गिवन टू यू एज एक्स। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस दे रखा है ना, आप क्या करो, एक्स इक्वल टू गिवन एक्स इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना, और आर की जगह पे फिर मैं ई नॉट यूज कर रहा हूँ जो कि 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता था, ठीक है ना। तो ये गिवन है आपको, एक्स इक्वल टू ई नॉट क्या आ जाएगा, देखना 9 4 जा 36 सेल्सियम है, 9 माइनस 4 इज 5 ई बाय। फिर आपको क्या दे रखा है, एनर्जी इन द सेकेंड बाल्मर लाइन, सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, एक्स डैश मान लो, तो ई नॉट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये सेकेंड हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी, 3 से 2 फर्स्ट है, 4 से 2 सेकेंड है, समझ रहे हो। तो ये आपका आ गया ई नॉट बाई 16 एंड 3 न्यूमरेटर में आ गया। अब ई नॉट आपको नहीं दे रखा है, या ई नॉट की वैल्यू एक्स के टर्म्स में दे रखी है, इनफैक्ट ई नॉट की वैल्यू एक्स के टर्म्स में 36/5। ये करके आप कैलकुलेट वगैरह देख लेना यार, आई माइट गो रॉन्ग समवेयर इन द कैलकुलेशन, बट योर पर्पज ऑफ द सेशन इज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग, है ना। इस तरह का ऑप्शन जो कि मतलब रटा हुआ होता है बच्चों को, इतनी बार आ चुके इस तरह के क्वेश्चन, 27/20 या 20/27 भी ऑप्शन होगा, क्योंकि रेशियो वाले कई बार इस तरह से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले देखो क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, सभी की काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दो, है ना, एन पार्टिकल का सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर दो एज इट इज, है ना। ऑल्सो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। ये अपन सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, हाफ टोटल मास इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, प्लस आप सभी की काइनेटिक एनर्जी निकालो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब MIVICM का स्क्वायर, है ना, विच इज अ फैक्ट, विच इज इन फैक्ट not used so many times, but yes definitely a concept which should be known to you because syllabus में है। तो दोनों स्टेटमेंट करंट है, अगर यही वैल्यू यही लैंग्वेज लिखी थी, लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है तो प्लीज़ बता देना कमेंट में। मैंने जितना एनालाइज किया है, जितना देखा है, यही लैंग्वेज पूरी है। तो परसेंटेज चेंज इन हाइट लिक्विड रीजन इन द कैपिलरी का क्वेश्चन है, अज्यूमिंग कॉन्टैक्ट एंगल डजंट चेंज, कैपिलरी इज सफिशिएंट लेंथ, है ना। तो कैपिलरी एक्शन का हाइट का फॉर्मूला विच इज 2t cos थीटा बाय रो जी आर, है ना। और दो टाइप के इसके फॉर्मूले, एक तो आर ऑफ द कैपिलरी और एक रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस, दोनों याद रखना, फायदेमंद चीज़ है। फॉर्मूला याद है तो लगा दो बस, क्या है, एरर का क्वेश्चन है, देखो डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू डेल्टा, सरफेस टेंशन चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, लिखा है क्वेश्चन में, एंड रेडियस चेंज हो रहा है क्या, यस, है ना। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ पे एक मैं माइनस लिखता हूँ ना, उससे क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पर्टिकुलरली कि
डिक्रीज्ड बाय 1% है ना, तो ईच ऑफ दीज आर डिक्रीज्ड बाय 1%, मतलब -1 लिखूंगा मैं और यहाँ पे हर जगह -1 लिखने पे कई दोनों कैंसिल होके +1% आता है। इसी तरह का ऑप्शन था तो बताना, फिर यही आंसर था। +-1% था तो ऐसे ही करना है ना, अदरवाइज यू कैन से एरर्स आर ऑलवेज एडेड, फिर आप उसमें 1% मार्क करके आ सकते हैं ना, बट +1% ही आता फिर। चलो ये मेरा आंसर है। कैपेसिटेंस दे रखी है, अब देखना ये डिस्कनेक्ट करके चार्ज कैपेसिटर के पैरेलल में लगा दिया अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, तो ये भी सारी स्टैंडर्ड चीज़ें, इसको अपन ने अभी रिसेंटली ही चैनल पे कवर किया, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत शॉर्ट में रिविजन्स मैंने डाले हैं इस चैनल पे। तो होता क्या कि C1 और C2 अगर V1 V2 से चार्ज कर दिए तो फाइनल जब क्लोज करने के बाद पोटेंशियल आता है इस पर, तो दैट पोटेंशियल इज गिवन है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 है ना। अब ये भी कंसेप्ट कहाँ से आते हैं ध्यान देना, क्यू टोटल बाय सी इक्वालेंट। सी इक्वालेंट पैरेलल में क्या होती है C1 प्लस C2 और टोटल चार्ज क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 है ना। So kind of a very standard formula coming in JEE Main very regularly. This concept is coming in JEE Main very frequently है ना। JMPPs में भी अपन इसको ऑलमोस्ट 10 में से 3-4 JMPP में डिस्कस कर लिया होगा, याद है। C1 क्या है 10 माइक्रोफेराड, V1 क्या है 6 वोल्ट और दूसरा अनचार्ज है ना। 20 वाला देखो अनचार्ज है, आप यहाँ पे 10 + 20 माइक्रोफेराड लिखेंगे तो माइक्रोफेराड कैंसिल हो जाएगा और 6/2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर आफ्टर दिस इज डन है ना। तो Q2 डैश बोलते हैं जिसको अपन C2V डैश लिखते हैं। C2 इज 20 माइक्रोफेराड। अगेन वैल्यूज में चेंज है तो बता देना, मतलब वैल्यूज अलग है तो थोड़ा आंसर अलग हो जाएगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, ठीक है। अनदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऑन टाइम पीरियड ओनली, मतलब SHM पे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। Time period of simple pendulum is increased if density of the material of pendulum is independent of density, independent of m होता है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्वियसली डेंसिटी, तो ये गलत है और ये सही है। ऐसा करके कोई ऑप्शन होगा तो वो आंसर हो जाएगा ना। तो अपेरेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, डोंट लीव देम एट एनी कॉस्ट है ना। एक और देखना क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम R1 टू R2 इज गिवन है। अब ये माइनस की वजह से गलत हो गया है ना, क्योंकि वर्क डन तो इंटीग्रेशन ऑफ FDR होता ही है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो। .dr लिखा होता तो सही होता, माइनस की वजह से स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट गलत है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज़ अपने को पता है कंजर्वेटिव के मामले में, तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज अलग है तो बता देना। हाँ जी, अब ये एक और क्वेश्चन है EM वेव का। देखो EM वेव का जब भी मैंने आपको डिस्कशन किए, एक शॉर्ट भी बनाया, उसको देख लेना। उस पर 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया है। इंटेंसिटी दे रखा है, B0 निकालना है। तो वी नो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, देखो 2 ही फॉर्मूले हैं, एक E0 पूछ लेता है और एक B0 पूछ लेता है, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं ये वाला कर रहा हूँ। B0 इक्वल टू √2 μ0 I डिवाइडेड बाय B0 का बाय C है ना, विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो गिवन है, ठीक है ना। तो ये पहले भी आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में से कोई एक चीज़ पूछ लेते हैं, इंटेंसिटी गिवन होता है। 4π × 10⁻⁷ यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्दो अब ये वैल्यू दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ε0 दे रखा है, बट हमें पता है ε0 की इस वैल्यू से μ0 की यही वैल्यू आएगी, तो अपने लिए आसान हो जाएगा वो, है ना। इंटेंसिटी इज 4 × 10⁻11 14 एंड C इज 3 × 10⁸ ठीक है। 10⁻14 - 7 इज हाउ मच, 10⁻7 और यहाँ पे 8 है, तो 10⁻1 न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 8 हो जाए 32π/3 आ जाएगा, और 10⁻1 है तो 30 लिख देता हूँ, है ना। तो ये 16π/15। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन अपन लगा रहे हैं यार। 16π, अब √π क्या होता है 9.8, √π 9.81, मतलब G की वैल्यू के बराबर होता है, और ये भी करीब करीब उसी तरह से है। तो ये आपका क्या 1 के आसपास आएगा। अब इसमें मेरा तो 1 नहीं आएगा, G मतलब 9π², हाँ नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद यहाँ पे,
ये पाई स्क्वायर आपका 9.8 आता है, तो ये तो कैलकुलेट कर लेते रुको यार। 3.5 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1.73 होता है ना 3 का, तो 1.8 यही वाला आंसर है। हाँ ठीक है ना, पाई स्क्वायर को जी ले सकते हैं, बट रूट पाई को आपको ऑब्वियसली रूट 3 के आसपास, 1.73 नहीं था तो 1.87 के 3 ओवर अप्रोक्सीमेट करें। चलिए, टू वेसल्स कंटेनिंग गैस ए एंड बी, नंबर और डेंसिटी पे देखो क्वेश्चन है। अभी केमिस्ट्री में तो मुझे बता देना, या फिजिक्स में तो भी बता देना। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला है रूट ऑफ पाई डी स्क्वायर नंबर डेंसिटी, एंड आपका क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का केटीजी में फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले हैं ये। एक मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन आता है, वो अभी तक तो नहीं आया, तो इस साल आ ही जाएगा मेरे को लग रहा है, केटीजी का क्वेश्चन है। और एक इस पे आता है ना, तो दोनों के फॉर्मूले बड़े सिमिलर भी है। और आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर एंड स्पीड। हाँ, ये स्पीड वाला एवरेज स्पीड होती है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है, जो कि अगेन उतना यूज नहीं होता है, मतलब इस पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट आ गया तो वो आपको करना पड़ेगा। और इसको अपन डिस्प्यूट भी कर सकते, देखेंगे बाद में ना, कि वेदर इट इज आउट ऑफ सिलेबस और नॉट। तो मुझे तो कंफर्म करना है क्वेश्चन फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, पहले केमिस्ट्री में हो सकता है सिलेबस में हो। एंड आपको क्या निकालना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकालना है। तो बी और ए का क्या आएगा देखो डिफरेंस, तो रूट 2 पाई तो कांस्टेंट है, d1/d2 यानी कि साइज ऑफ द बोथ ऑफ देम दे रखा है, नंबर डेंसिटी शायद सेम है बताना। और वी एवरेज को मैं क्या लिखूंगा देखो, वी एवरेज क्या था, एवरेज वेलोसिटी रूट ऑफ 8/पाई वाला फॉर्मूला था ना, RT/m0 ना। तो ये रूट m0 वाला या रूट ऑफ m2/m1 फॉर्म आ जाएगा। तो इससे आंसर तो आ रहा है और मैच भी कर रहा है कुछ, तो वही आप लोग कंफर्म करेंगे जो शिफ्ट में गए हैं। मोलिकुलर साइज ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी है, तो डायमीटर इसका हाफ है दैट ऑफ बी। एंड नंबर डेंसिटी, मोलिकुलर मास इज 4 टाइम्स, तो ए का 4 टाइम्स है बी से। एंड नंबर डेंसिटी दोनों की शायद सेम है, वही बात है। तो ये इसका 1/8 ऑफ द जेड बी आता है, तो जेड ए आपका ZB/8 यानी कि 32 था ना कुछ, तो 32/8 आ जाता है ये आंसर। ठीक है, तो अगेन आई एम क्लूलेस वेदर दिस इज इन फिजिक्स और नॉट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। यहाँ से इंटीजर टाइप चालू होता है, तो मेरे ख्याल से अपन ने 20 कर ली है, और यहाँ से इंटीजर टाइप चालू हो रहे हैं। देखो कोलेस करके पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या है देखना, एक बड़ी ड्रॉप है जिसका Q चार्ज है, या फिर आप छोटी ड्रॉप्स लो, n छोटी ड्रॉप्स हैं, n कैपिटल छोटी ड्रॉप्स है, जिनका हर एक का Q और R आपको दिया है ना। दे कोलेस मतलब दे कंबाइन एंड दे गिव यू बिगर ड्रॉप, जिसका Q चार्ज क्या हो जाएगा, n टाइम्स Q, n टाइम्स स्मॉल q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस आपका आता है वॉल्यूम कंजर्वेशन से, है ना। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल क्या है देखो 4/3 पाई आर क्यूब n टाइम्स है ना, r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 r, ये कंसेप्ट है एक तो। और यहाँ पे ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, v डैश फाइनल इज k कैपिटल Q/r, ध्यान देना जिसने पहली बार पढ़ रहा है, कैपिटल Q को NQ लिखेंगे और R को क्या लिखा वॉल्यूम कंजर्वेशन से n टू द पावर 1/3 r, तो ये n टू द पावर 2/3 आ जाता है, n टू द पावर 1/3 बच्चा n टू द पावर 2/3, और KQ/r इज इनिशियल भी, है ना। तो ये फॉर्मूला है जो कि अपन ने रटा भी हुआ है, थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कई बार। यहाँ पे 3 दे रखी है ना, तो n की वैल्यू 3 है, और कुछ भी हो चेंज तो बता देना, इसमें भी चेंजेस आए हैं, और मेरे को लगता है यही मोस्टली आया होगा। 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स थी, एंड फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल का रेशियो था ना, फाइनल और इनिशियल। तो दिस इज गिवन टू अस एज 3 टू द पावर n/3, है ना, 3 टू द पावर 2/3 के बराबर है, तो n इक्वल टू 2 आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। इफ देयर इज अ वेरिएशन लेट मी नो इन द कमेंट। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन इन विच आपको कैलकुलेशन के नंबर मिल रहे हैं बेसिकली, कि EMI का मतलब इंड्यूस DMF का अच्छा वेटेज आ ही रहा है, आफ्टर 30 डिग्री रोटेट कर देता है, t इक्वल टू 0 पे डायग्राम दे रखा है और ये रोटेट करेगा, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे इस पर फ्लक्स है और मैक्सिमम भी है, और बाकी इसमें चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, B.A, और नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे थे ना, कंफर्म करना, तो BA cos ऑफ ओमेगा t, है ना, सो दैट t इक्वल टू 0 पे फाई इज मैक्सिमम,
ना, दिस इज द डायग्राम एट t=0। तो पूरा फ्लक्स इसमें अभी मैक्सिमम है। अब ये डिक्रीज होगा एक तरह से, है ना, तो b इंटू पाई आर स्क्वायर। EMF क्या हो गया, माइनस d∅/dt लगाओगे तो बी ए तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है अगेन से, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, बट वो माइनस से एडजस्ट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। तो वो जो एन बी ए ओमेगा वाला फॉर्मूला था ना, वही बन रहा है, बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, तो ध्यान देना। ये आपका एप्सिलॉन है 1.6 मिली वोल्ट, बी क्या है 0.25, एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, और शायद आर ही निकालना है इसमें, और ओमेगा क्या है देखो 6 RPM, मतलब 6 इंटू 2 पाई रेडियंस पर मिनट, है ना। RPM क्या होता है बच्चा, रेडियंस पर रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो रिवोल्यूशंस पर मिनट 60 सेकेंड, चमक रहे हैं। फिर साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, कर भी लेना। पाई स्क्वायर को 10 दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे वो इससे कैंसिल हो गया, 6 इससे कैंसिल हो गया, 1/2 और ये 1/4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4 भी इधर आ गया, दैट इज आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रूट ऑफ 16 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर आ जाता है ना, 8 आंसर था। 8 आपका भी आया तो बता देना, ठीक है ना। ये भी इंटीजर है। मेटलिक कंडक्टर लेंथ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, स्टडी करंट दे रखा है, और ये क्या बोल रहे, मोबिलिटी। तो देखो मोबिलिटी पे एक ही क्वेश्चन आया था, 5-6 साल हो गए उसको, और ये फिर से आ गया, और आगे की शिफ्ट में नहीं आएगा भाई। तो अब वही बात है, शॉर्ट रिविजन्स में अपन ने देखा था मोबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है p/q में, तो छोड़ना नहीं है। अब जिस इंसान को याद ही नहीं मोबिलिटी, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया पढ़े हुए, उसने नंबर लूज कर दिए होंगे, है ना। सिंपल फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना, ड्रिफ्ट स्पीड दे नहीं रखी है, तो आई इक्वल टू एन ई वी डी तो पता ही होगा, ड्रिफ्ट स्पीड इज आई बाय एन ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल बाय लेंथ, है ना। आपको इस क्वेश्चन के लिए मोबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है बेसिक तो, बट आई एल बाय एन ई ए वी सॉल्व करना था, ठीक है। इट ऑलवेज इज बेटर टू हैव दिस फॉर्मूला शीट, जो कि अपन ने अपने रिविजन्स में डिस्कस किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पिछले 10 सालों में एक ही क्वेश्चन आया है मोबिलिटी पर, आया है तो मतलब आगे भी आ सकता है, बात इतनी सी है। चलिए, आई क्या है 1.2, लेंथ क्या है 2 मीटर्स, नंबर डेंसिटी क्या है 7.5 इंटू 10⁻28, क्या आ जाता है इसका आंसर, याद है क्या किसी को। एरिया क्या है देखो, मिलीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना, 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और वी आपका 2 वोल्ट दे रखा था, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो गया। अब देखना, ये 3:4 रेशियो है, और ये 3 भी यहाँ पे 2.5 है, तो ध्यान देना थोड़ा, 2.5 इंटू 4 10 लिख रहा हूँ, 0.2 पहले से डिनोमीटर में था, 10 की पावर है देखना, 28 माइनस 19 इज 10⁹, 10⁹ माइनस 6 इज ऊपर 1000 आ गया, तो ये 100 और 500 है ना, और ये 10⁻⁻4 में ही आ रहा है। एक सेकंड फिर से देखना, 10⁹ माइनस 6 इज 10⁻3, अच्छा 10⁻3 आ रहा है डिनोमीटर में, ये 10⁻3 है, और ये 5 इंटू 10⁻4 आता है, तो 5 आएगा इस वैल्यूज़ के हिसाब से, और यही होगी मेरे ख्याल से वैल्यूज, जितना मुझे लग रहा है। और ये भी एक आपका क्वेश्चन था, एफिशिएंसी का क्वेश्चन देखो आने लगा है, 2-3 साल पहले भी आया था, और अभी भी, मतलब एफिशिएंसी। तो क्या होता है इसमें देखो, आपको परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, है ना, तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना। इनपुट में कितनी है, आउटपुट में ओनली 1000 वॉट इज यूजेबल, है ना, और इनपुट में कितनी, वी स्क्वायर बाय आर लगा दो, है ना, वी और आर दे रखे हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर, तो वी कितना है 250 स्क्वायर, आर कितना है 20 ओम, कैलकुलेट करके कुछ तो आता ही है, 4/250 इंटू 20 ऊपर ले गया मैं, और ये 4 2 या 8/25 आ रहा है, बट 100 से मल्टीप्लाई करना है ना परसेंट के लिए, इंटू 100 फॉर परसेंटेज, तो 4 इंटू 8 32% आता है इसका आंसर, ठीक है बच्चा। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन का भी ये क्वेश्चन आया कि नहीं कंफर्म जरूर कर देना, हर एक क्वेश्चन पे, नहीं आया तो भी बताना, क्योंकि आई डोंट नो, और आया है तो वही बात है कि, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन बाय एच करना था, है ना। अपेरेंटली दीज वैल्यूज गिव यू एन इंटीजर आंसर, दीज आर द लास्ट 4-5 क्वेश्चन विच आर इंटीजर, आई थिंक
फिर भी कुछ अच्छा 40 आता था ये, हाँ 4 आंसर है इसका। ठीक है बच्चे, ओके। दीज आर ऑल द 25 क्वेश्चंस अपेरेंटली मेरे हिसाब से 35 मिनट में मैंने कर दिया। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।